आज पहले राउंड की गुजरात में पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है और अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं 5 तारीख पर, जब गुजरात में फाइनल राउंड की, दूसरे राउंड यानी फाइनल राउंड की वोटिंग होगी। उससे पहले बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें गुजरात का बेटा, गुजरात का लाल और गुजरात की जनता के साथ उनका जो कनेक्ट, उसी को देखते हुए ये लंबा रोड शो, बार बार हम आपसे कह रहे हैं 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, और जी न्यूज हर तस्वीर और जानकारी इस रोड शो से जुड़ी हुई लगातार आप तक पहुंचा रहा है। अपने इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री महापुरुषों को भी याद कर रहे हैं। सरदार पटेल इसमें शामिल है, सरदार पटेल जिन्हें गुजरात की अस्मिता और गुजरात का जो गौरवशाली इतिहास है उससे जोड़कर देखा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने कैसे सरदार पटेल की अवहेलना की, ये आरोप बीजेपी बार बार लगाती रही है और इस सवाल को उठाती भी रही है। यहाँ पर तस्वीरें, प्रधानमंत्री की ताज़ा तस्वीरें, और इस रोड शो के दौरान ये भी देखने में आया कि कैसे प्रधानमंत्री के काफिले द्वारा जो एम्बुलेंस थी उसे रास्ता भी दिया गया। तो इस वक्त दरअसल आप 4 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री के इस मेगा रोड शो से जुड़ी हर जानकारी आपको यहाँ पर इन तस्वीरों के माध्यम से आपको मिलेगी। समर्थकों का जोश और उत्साह इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों के बीच हैं और इन समर्थकों का जोश प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर काफी हाई है। लेकिन इन तस्वीरों के सियासी मायने, पॉलिटिकल मायने और सबसे ज्यादा कहा जाना चाहिए चुनावी मायने हैं। एक तरफ ये फाइनल राउंड की वोटिंग 5 तारीख को, दूसरा गुजरात के साथ प्रधानमंत्री का वो इमोशनल कनेक्ट, और बीजेपी आपने देखा होगा जो फर्स्ट राउंड की वोटिंग से पहले जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दी गई या की गई, उस पर बीजेपी ने यही कहते हुए पलटवार किया कि गुजरात की जनता इस पर जवाब देगी कांग्रेस पार्टी को। मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, सबसे पहले तो ये रोड शो 54 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो, अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया जा चुका है और अभी कितनी दूरी कवर करनी बाकी है? इसके अलावा गुजरात की जनता का जोश हम साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और बीजेपी इसी इमोशनल कनेक्ट की बात अपनी सभी चुनावी रैलियों में, अपनी पॉलिटिकल पिच में करती आई है। अब तक पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पर जहां पर इसका अंतिम पड़ाव है, लेकिन जो अभी जहां पर अभी से गुजर रहा है वहां पर बहुत सकरा रास्ता था और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहां पर खड़े थे, बच्चे और बाकी लोग। वैसे में उस काफिले को स्लो किया गया, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गाड़ी है उसको स्लो कर दिया गया है, और लोगों को चूँकि गाड़ी के करीब पहुँच जा रहे हैं, कोई इस तरह के जिस तरह के प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है, एसपी जी है, लेकिन लोगों के बीच में कोई रुकावट नहीं है। लोग आसानी से गाड़ी के बहुत करीब तक, मतलब चंद फीट की दूरी तक पहुंचे हुए हैं, और सभी चाहते हैं कि उनके साथ सेल्फी ले या उनकी तस्वीर ले, और इसलिए ये काफिला धीरे धीरे काफ़ी स्लो हो गया था कुछ देर पहले तक, लेकिन अब इसकी स्पीड भी धीरे बढ़ रही है। लेकिन जो कहा जा रहा है, जो हमें जो रास्ते में हम लोग पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ पहुँचे, तो उसके अनुसार अब से 10 मिनट के बाद जहाँ पर इसका अंतिम पड़ाव है, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो तस्वीर है, प्रतिमा है जहाँ माल्यार्पण होना, वहाँ पहुँच जाएगी। बाकी जहाँ तक जोश की बात है, आप तस्वीरों में खुद देख रही हैं, लोगों का हुजूम उसी तरह से कंटिन्यूअस, जहाँ से नरोदा गांव से शुरू हुआ था और अंतिम पड़ाव के पहुँचने तक, जहाँ तक भी हमने इस बीच में लोगों को देखा है, दोनों तरफ आप तस्वीर देख सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिला रहे हैं और इतने करीब से लोग यहाँ पर खड़े हैं, फूल उन पर बरसा रहे हैं, और लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, हेलो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उनका अभिवादन कर रहे हैं। और पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि इस उम्र के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खड़े। रविंद्र, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसकी हर तस्वीर हम अपने अलग अलग कैमरास के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन 54 किलोमीटर लंबा रोड शो, क्या गुजरात में इससे पहले इससे लंबा रोड शो हुआ है? नहीं, कोई रोड शो कभी नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। 2014 में वो बीजेपी को जितनी सीटें आई थी उससे ज़्यादा सीटें लेकर आए 2019 में,
इस बार भी गुजरात में वो बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले सूरत में 32 किलोमीटर के लगभग उन्होंने रोड शो किया था और ये 54 किलोमीटर 50 किलोमीटर के करीब रोड शो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही रोड शो जो डिस्टेंस होता है या कहें भीड़ के रूप में भी अगर कहें तो सब रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना ही तोड़ रहे हैं। और इस तरह के जो रोड शो होता है, और ये केवल मैनेजमेंट वाला रोड शो नहीं है, रास्ता ठीक है, जो स्ट्रैटेजी बनती है किस रूट से जाया जाए, ये इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसको तय करते हैं, प्रधानमंत्री उस पर हरी झंडी दिखाते हैं। लेकिन एक बार रोड जो मैप है वो तय हो गया, उसके बाद जब कारवां चलता है, काफिला चलता है, रोड शो होता है और लोगों का जो हुजूम दिखाई दे रहा है, ये अपने आप में कह सकते हैं कि अद्भुत है। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगी क्योंकि जी न्यूज़ पर हम रविंद्र ये कहते हैं अपने दर्शकों से कि हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने समझाते हैं। मैं चाहूंगी ये जो 54 किलोमीटर लंबा रोड शो है जिसकी शुरुआत हुई नरोदा गांव से और जो कि खत्म होगा गांधीनगर साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये 54 किलोमीटर लंबा रोड शो जब बीजेपी ने, उनकी टीम ने प्लान किया तो जाहिर तौर पर 14 असेंबली सीट्स के साथ साथ वो कौन कौन सी बड़ी सीटें हैं जिनको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री के इस रोड शो के माध्यम से की गई है। क्योंकि पहले फेज का चुनाव हो रहा था, आज वोटिंग हो रही थी और ये रोड शो मीडिया के जरिए, लोकल मीडिया के जरिए ये सबको पता था पूरे गुजरात में कि प्रधानमंत्री का एक रोड शो होगा। जाहिर तौर पर कच्छ से लेकर सौराष्ट्र से लेकर अहमदाबाद, गांधीनगर, चाहे मेहसाना हो, सब जगह लोगों को ये जानकारी थी, उत्सुकता थी कि ये रोड शो कैसा होगा। तो इसका एक मैसेज आता है पहला। दूसरा कि सेकेंड फेज में जो सीटें हैं बीजेपी को, उसमें से ज़्यादा सीटें पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी उम्मीद है कि जीतेंगे। लेकिन अहमदाबाद और गांधीनगर, इसके अलावा जो आसपास के जो 30-40 सीटें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 54 किलोमीटर के रोड शो से 30 सीटों पर कम से कम एक मैसेज आएगा, एक प्रभाव जाएगा बीजेपी के पक्ष में। बीजेपी नेताओं के अनुसार उनको जैसा कि उम्मीद है उनके पक्ष में वोट पड़ेगा। तो एक रोड शो, इतना लंबा रोड शो करके बीजेपी कम से कम अपने 30 सीटों पर एक तरह से एकलौता चुनाव प्रचार एक ही दिन में चंद घंटों में 30 विधानसभा सीटों पर कर दी है और ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी थी। और तीसरा ये है कि जो शहरी सीट है उसमें कहीं आम आदमी पार्टी का अगर बातचीत भी हो रही है, प्रभाव भी हो, तो उस प्रभाव को काटना, ये तीसरी स्ट्रेटेजी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत इतना लंबा एक रोड शो का प्लान किया और उस प्लान के अंतर्गत सियासी फायदा कितना मैक्सिमम उठा सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में, उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। एक मास्टर स्ट्रोक कर सकते हैं इस रोड शो द्वारा, जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा समय का और किलोमीटर का है। और जो हुजूम है, आप बिलीव करिए, आप तस्वीरों में देख रही हैं, हम लोग सीधे महसूस कर रहे हैं सड़क पर उनके साथ चलकर। ये हुजूम लगातार जो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कॉलोनी आती है, वैसे वैसे ये हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सब्र का भी आप देखिए, घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। रविंद्र, आप मेरा सवाल अगर सुन पाए हो तो नरेंद्र मोदी गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे और जिस गुजरात मॉडल को लेकर बीजेपी ने जाकर हर स्टेट में अपनी पॉलिटिकल पिच को तैयार किया है, उस इमोशनल कनेक्ट की भी, और वो जो गुजरात मॉडल है जो कि बीजेपी के लिए, बीजेपी की किसी भी स्ट्रैटेजी के लिहाज से काफी सेंट्रल माना जाता है, उन दोनों की झलक इन तस्वीरों में साफ दिख रही है। रविंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो। बिल्कुल, आप देखिए कि जो गुजरात मॉडल की बात की जाती थी, ये गुजरात मॉडल शुरू में ये कहा था कि हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला है गुजरात मॉडल, लेकिन बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रयोगशाला को विकास के मॉडल पर लाया और उसको आपने देखा कि वाइब्रेंट गुजरात जो उन्होंने मॉडल दिया था, जो प्रोग्राम चलाया था, उसके बाद जो हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला के तौर पर गुजरात की पहचान थी, उसको डेवलपमेंट के तौर पर लेकर आए और वो विकास का मॉडल ही ऐसा हुआ कि गुजरात मॉडल जो 2014 में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रही है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल टच, गुजरात मॉडल, विकास का मॉडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का व्यक्तित्व और जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड कहिए या उस कद का कोई नेता नहीं है जो इनको टक्कर दे सके, ये एक मिला जुला काफ़ी स्वरूप है जो देखने में ये हुजूम में भी देखने को मिल रहा है। और आप समझिए कि मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ, आप भी दर्शकों को दिखा रही हैं, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गाड़ी है, जो रथ है, वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है और मुश्किल से दोनों साइड में 1-1 फीट की दूरी पर लोग खड़े हैं, मोबाइल से तस्वीरें ले रहे हैं। तो ये नज़ारा ही है
जो गुजरात मॉडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हिंदुत्व से विकास तरफ पहुंचा और अब एक कल्ट फिगर के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में दिख रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। तो ये इमोशन, ये विकास का मॉडल और सरदार पटेल को आज याद करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज याद करना, महापुरुषों को नमन करना, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इसे प्लान किया गया? देखिए, सरदार पटेल को नमन करना गुजरात में या पूरे देश में सबसे अगर पूजनीय अगर हैं लीडर्स में, कुछ बड़े लीडर्स में, तो सरदार पटेल है और गुजरात में उनकी जन्मभूमि है। तो इसलिए सरदार पटेल को अगर माल्यार्पण किए हैं तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि उसका क्या मतलब हो सकता है। एक तो अपनी उनके प्रति नम्रता, अपनी संवेदना, सम्रता और उनके प्रति जो वो है, सरदार पटेल पूरे गुजरात के लिए भी कल्ट फिगर है। दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय को आपने देखा, वो जनसंघ और बीजेपी के वैचारिक हैं, वैचारिक गुरु हैं। उनके विचारधारा जो अंत्योदय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय का विचार है, जो अंतिम व्यक्ति है, जो उसके तक पहुंचा, यही संसाधनों तक पहुंचाना, अंत्योदय कार्यक्रम बीजेपी का चला, गुजरात मॉडल का एक बड़ा हिस्सा रहा, एक बड़ा कार्यक्रम रहा। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति को माल्यार्पण किया गया। और अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा कि जिस सुभाष को कांग्रेस भुला दी थी, उसको हम पूरी कोशिश करेंगे उनको फिर उससे भी ऊंचा स्थान दिलाने की। और जिस तरह से देखने में आया है, दिल्ली में आपने देखा, उसके बाद बंगाल में देखा और गुजरात में, ये महानुभाव जो महान विभूतियां हैं, उनको माल्यार्पण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या बीजेपी ये करने की कोशिश कर रही है कि जिन महान विभूतियों को कांग्रेस, जो आरोप लगता है बीजेपी के द्वारा कि एक परिवार तक सीमित रख के उनको नकार दिया था, उन सबको हम उचित स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है सरदार पटेल, दीनदयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करना। जी, यहाँ पर ये भी होगा रविंद्र, एक सवाल कि जो बीजेपी के ओपोनेंट्स हैं, जो विरोधी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने काम किया है तो बीजेपी को होम मिनिस्टर अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, बिल्कुल ये सवाल तो होता ही है कि जब गुजरात में बीजेपी को उम्मीद है कि सत्ता में वापसी उसकी होनी है, सत्ता में बरकरार रहेगी, ऐसे में इतनी रैलियां क्यों? प्रधानमंत्री की 30 रैलियां, अमित शाह के 50 से ज़्यादा रैलियां या जनसभा या रोड शो, तो जाहिर सी बात है पार्टी ने एक लक्ष्य तय किया है कि सारे रिकॉर्ड को तोड़ना। 2017 में आपने देखा कि जिस समय पाटीदार आंदोलन था या फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल थी, उसकी काट के लिए बड़ी मुश्किल से 99 सीटें आई थी। लेकिन उसके बाद 5 साल तक बीजेपी ने ओबीसी में काम किया, आदिवासियों में काम किया, दलितों में काम किया। हालांकि दलित में कांग्रेस की पकड़ है, आदिवासियों में कांग्रेस की पकड़ बीजेपी से ज़्यादा रही है। उस पकड़ को कम करने की कोशिश की गई पिछले 5 साल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा अभियान चलाया, आपने देखा जो आदिवासी अभियान चला है उनको सम्मानित करने का। उन सबको लक्ष्य कहीं ना कहीं ये टारगेट करना था उनका था कि इसका मैसेज गुजरात के आदिवासी समुदाय में भी जाए कि बीजेपी आदिवासी समुदाय को अपना मानती है और आदिवासी समुदाय भी बीजेपी के पाले में आए, कांग्रेस से दूर हटे। तो ये कहीं न कहीं एक जो माइक्रो मैनेजमेंट किया गया है पिछले 5 साल में, डेवलपमेंट, पानी, सड़क, बिजली के अलावा ओबीसी में यहाँ पर पाटीदार बीजेपी के एक वोट बैंक हुआ करता था, लेकिन पिछले चुनाव में काफ़ी नाराजगी थी, उसको किसी तरह से पाटने की कोशिश की जा रही है और की गई है पाटीदारों में। इसके अलावा जो राजपूत समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय, हालांकि 6-7% दोनों का है और ये बहुत ज़्यादा किसी सीट को प्रभावित नहीं करते हैं एक बल्क में, लेकिन इनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिलाकर माइक्रो मैनेजमेंट, गुजरात मॉडल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माइक्रो मैनेजमेंट को लेकर और डिटेल में बात करूंगी। जिन दर्शकों ने ये ब्रॉडकास्ट अभी ज्वाइन किया है उन्हें एक बार फिर से बता देते हैं, प्रधानमंत्री का ये मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, जिसके माध्यम से 14 असेंबली सीट्स को कवर किया गया है। लेकिन
पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे हैं कि 14 असेंबली सीट से तो ये रोड शो गुजर रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट करीब 30 सीटों पर, जो आसपास की सीटें हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें भी महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी रहे, गुजरात का लाल, गुजरात का बेटा, बीजेपी लगातार गुजरात की जो जनता है उसे ये याद दिलाती आई है, और उसी इमोशनल कनेक्ट की तस्वीरें इस वक्त इस मेगा रोड शो से जुड़ी हुई जो आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं उन्हें माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर रविंद्र सवाल ये भी उठेगा, आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, फर्स्ट फेज की पोलिंग हो चुकी है, 89 सीट्स, 19 डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर पोलिंग हो चुकी है। बीजेपी के लिए अगर फाइनल राउंड की बात की जाए, सेकंड राउंड की बात की जाए 5 तारीख को, तो बीजेपी के लिए चैलेंजेस क्या हैं? और दूसरा, 2017 में पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी के सामने चैलेंजेस ज्यादा थे, और अब तो पाटीदार आंदोलन से जुड़े जो चेहरे थे, जिनमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो युवा चेहरे थे वो बीजेपी में आ गए। उसके बाद हार्दिक पटेल वीरमगाम से मैदान में हैं। क्या बीजेपी के लिए चैलेंजेस अब इस फाइनल राउंड में रहने वाले? देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए, और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह हो या दूसरे बड़े नेता जो बातचीत होती है वो भी साफ एक्सेप्ट करते हैं कि कांग्रेस का जनाधार यहाँ पर है। नेता नहीं है, बावजूद उसके कांग्रेस का 25 से 30% यहाँ जनाधार रहता है, 35% तक जनाधार हर हाल में रहता है। पिछली बार भी आपने देखा कि सीटें भले ही कम आई, 77 तक 41% तक थी। इस बार ये वोट परसेंटेज भले ही 4-5% कम हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में ये 30% से कम नहीं होती है। इसलिए गैप प्रतिशत का होता है, लेकिन जनाधार अगर कैसे बढ़ाया जाए, वोट कैसे बढ़ाया जाए और सीटों की संख्या कैसे बढ़ाया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था पिछले 5 साल से। और उस चैलेंज को आपने देखा कि लगातार गुजरात आते रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न सिर्फ जो योजना है उसका लोकार्पण शिलान्यास वगैरह करते रहते थे, बल्कि लोगों से यहाँ पर मुलाकात भी करते रहते थे, संगठन को भी ध्यान रखते थे। तो ये चैलेंज कांग्रेस है, यहाँ पर कांग्रेस का वोट जनाधार है यहाँ पर, चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, अक्रॉस द गुजरात उसका अपना वोट बैंक है, 30 से 35% वोट, और ये हर हाल में मिलता है, राहुल गांधी आए या ना आए। लेकिन यहाँ पे रविंद्र सवाल होगा, क्योंकि 89 सीट्स पर आज पोलिंग हुई। ये इंटरेस्टिंग है, 2017 में 38 सीट्स उन 89 में से कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, और जहां पर कांग्रेस पार्टी हारी भी, वहां पे कई सीट्स ऐसे थी कि जिनमें मार्जिन जो था वो काफी कम था, इतना कम था कि नोटा को उस विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा वोट्स मिल गए थे। आम आदमी पार्टी की एंट्री उन समीकरणों को किस तरह से अफेक्ट करती है, और वो किसे डेंट करेगी? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित्स इसमें डिवाइडेड है, कुछ कहते हैं वो बीजेपी को भी डेंट करेगी, कांग्रेस को भी डेंट करेगी, वहीं कुछ कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट करेगी। देखिए, एक बात और मैं जरूर आपको जानकारी दे दूं, कल ही गृह मंत्री से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी हम लोग को, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आदिवासी समुदाय कांग्रेस का कैसे जनाधार है, जो इनर्ट एरिया है, आज भी उन ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई थी, उन्हें आज भी उनके लिए इंदिरा गांधी ही है, आज भी उनके लिए कांग्रेस पार्टी ही है, वो और किसी को जानते नहीं है, जो काफी इनर्ट है। जो यहाँ जहाँ अहमदाबाद है, यहाँ से 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी में है, इनर्ट एरिया में, वो केवल इंदिरा गांधी को याद करते हैं या कांग्रेस को। वहां पर बीजेपी ने पानी पहले पहुंचाया, वो पानी पहुंचाकर ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है, आपको दिखा दें, यहीं पर अभी माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उनका जो काफिला है आगे कुछ देर चलने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो आदिवासियों में कांग्रेस का एक मजबूत पकड़ रही है, उसकी काट के लिए कच्छ सौराष्ट्र में पानी तक पहुंचाएगा, हर घर पानी पहुंचाया गया। उनकी जो डिमांड थी उसको पूरा करने की कोशिश की गई, उनके रोजगार के, उनके जीवन यापन के लिए। तो आज बीजेपी को उम्मीद है कि जो आदिवासी समुदाय का वोट 70-80% तक कांग्रेस में जाता था, इस बार वो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश सफल रहेंगे। एक स्ट्रेटेजी रही है मैक्रो मैनेजमेंट का। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का सर्टेन ब्लॉक्स में चर्चा हुई है, थोड़ा प्रभाव हुआ। आज से 2-3 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने यहाँ काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन देखिए किसी भी पार्टी के लिए एक यूफोरिया होता है, जैसा कि 2015 में या उसके पहले अरविंद केजरीवाल के लिए हुआ दिल्ली में। लेकिन अधिकतर राज्यों में, अधिकतर सीटों पर, अधिकतर चुनाव में संगठन की जरूरत होती है। बिना संगठन के आप चुनाव नहीं लड़ सकते, और वो भी खासकर गुजरात जैसे बड़े प्रदेश में। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य था, उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था, आम आदमी पार्टी टक्कर इसलिए नहीं दे पाई, लोग चाहते हुए आम आदमी पार्टी।
उनको ये पता ही नहीं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो ये बात कहते रहे कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, बीजेपी की जो टक्कर है वो कांग्रेस पार्टी से है। हमारे साथ डीके दुबे जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को किस तरह से देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी गुजरात में, क्या भारत में भी उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई सवालिया निशान कभी रहा नहीं है, लेकिन ये इमोशनल कनेक्ट के माध्यम से लास्ट मिनट जो पुश देने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी द्वारा की जा रही है, आपका विश्लेषण? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी में दैवी कृपा है, और दैवी कृपा इस तरह की है कि 72 साल की उम्र में एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, और जिस प्रकार की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कहीं से भी शिथिलता नहीं नजर आती है। ऐसा नहीं नजर आता कि वो कहीं से भी उनके शारीरिक कोई समस्या आ रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये दैवी कृपा ही है। दूसरी बात ये है कि पॉपुलैरिटी के मामले में केवल आप गुजरात क्यों लेते हैं, उनको पूरे देश क्यों लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर G20 का जब अभी सम्मेलन हो रहा था तो G20 में अंतरराष्ट्रीय लीडर्स ने किस प्रकार हाथों हाथ प्रधानमंत्री को लिया और किस प्रकार से भारत का प्रभाव वहां बढ़ा है वो देखने में नजर आता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड जहां कहीं भी प्रधानमंत्री जाते हैं, अगर वो अमेरिका जाते हैं तो वहां पर उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं और कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में किसी भी प्रकार का कोई कमी आई। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार डे टू डे बढ़ रही है। दूसरी बात यह भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, संवेदना उनके अंदर है। आप सोचकर देखिए कि एक व्यक्ति किस स्तर पर सोचता है कि भारत में लोगों के पास शौचालय नहीं, तो शौचालय के स्तर पर कि टोटी का नल का पानी नहीं है, उस नल के पानी के स्तर पर लोगों के पास घर नहीं है, उनको घर, माताएं बहनें चूल्हा जलाती हैं तो उनकी आंखों में समस्या आती है, कंडा या चूल्हा जलाती हैं, तो वो कैसे दूर किया जाए? मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिला जुलाकर अगर देखा जाता है तो ऐसा कोई समुदाय, ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई देश में परिचय नहीं बचता है जो कि प्रधानमंत्री से प्रभावित नहीं है। वो अलग बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम में और जो रेवलरी जो चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, वो पार्टियां आपस में सोच सकती हैं, उनके मन में कुछ हो सकता है और उनके प्रभाववश कोई स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के पॉपुलैरिटी के मामले में किसी को भी कोई संदेह हमारे देश में है। बिल्कुल। और मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार भी लगातार हमारे साथ है। रविंद्र कुमार, इन तस्वीरों के माध्यम से राजनीति में अक्सर ये कहा जाता है कि एक बड़ी लड़ाई परसेप्शन से जीती जाती है। ये तस्वीरें, ये 54 किलोमीटर लंबा मेगा रोड शो, 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर करना, जिसके इम्पैक्ट की बात 30 से ज्यादा सीटों पर पॉलिटिकल पंडित्स कर रहे हैं, क्या परसेप्शन की लड़ाई में इन तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी ने एडवांटेज हासिल की है, एक बढ़त हासिल की है? बिल्कुल, परसेप्शन की लड़ाई जो रियलिटी है जमीन पर दिख रहा है और जिससे जनता का जुड़ाव है, ये परसेप्शन केवल विज्ञापनों के जरिए जो आरोप लगता है उसके जरिए नहीं है, बल्कि ये परसेप्शन रोड शो, 54 किलोमीटर का रोड शो और लाखों की संख्या में जो लोग रोड पर आ रहे हैं, जो खड़े थे घंटों से, उसको देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो परसेप्शन की लड़ाई हो या हकीकत की लड़ाई हो, बीजेपी कम से कम अपने विरोधी दलों से काफ़ी आगे है। और चूंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मूर्ति थी वहाँ माल्यार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री का कारवा काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है जिस ब्रिज पर है, और समझ सकती है कि जिस कंडीशन में हम लोग हैं, जिस स्थिति में है, चाहे हम हो या कैमरामैन, यहाँ बड़ी मुश्किल से पैर भी रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो तस्वीर आने में, लेकिन जो परसेप्शन की लड़ाई और गिरने का भी डर है इसमें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज आप इस रोड शो के जरिए ही आप देखिए कि कौन ऐसा विपक्ष का नेता है जो इतने बड़ा रोड शो कर सकता है और जन सैलाब उसके साथ खड़ा हो। शायद ही कोई हो अभी मौजूदा समय में, चाहे जो भी प्रधानमंत्री 2024 के लिए दावेदारी पेश कर रहे हो, चाहे कोई भी नेता हो विपक्ष का, कम से कम आज की सियासी हालत में वैसा कोई नहीं है जो इतना बड़ा रोड शो कर दे और जन सैलाब उसके पीछे खड़ा रहे, उसके साथ खड़ा रहे, इतने लंबे अरसे तक खड़े रहे, घंटों खड़ा रहे। और उसमें सबसे जो तस्वीरों में हम लोग देखें, छोटे छोटे बच्चे थे,
छोटे छोटे बच्चे, जो महिलाएं बच्ची, वो भी उसी अंदाज में खड़ी थी, जिनको ये सियासत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती हैं। और उन सब का कहना था कि हम मोदी के लिए खड़े हैं, पीएम मोदी के लिए खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, परसेप्शन की लड़ाई तो बीजेपी अलग तरीके से लड़ती है। जिस तरह से कॉर्पोरेट बम्बिंग किया गया अलग कई डेट्स पर, आपने देखा होगा कि बीजेपी के सारा जो बड़े बड़े लीडर हैं गुजरात में चुनाव प्रचार में उतर गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत भी जो देखने को मिल रहा है उसमें बीजेपी कहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके सामने विपक्ष यहाँ पर काफी हल्की नजर आ रही है। कोई ऐसा नेता नहीं है कम से कम गुजरात में। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात सवाल है, ओपोनेंट्स विरोधी जो थे बीजेपी के, वो कहते रहे आपने कारपेट बॉम्बिंग कर दी। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कांग्रेस पार्टी की कैंपेन के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली गुजरात में फाइट रही बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच, हालांकि आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस बार इसे इंटरेस्टिंग बनाया और पॉलिटिकल पंडित्स के अपना अपना आकलन है आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कैंपेन में स्टार कैंपेनर्स खासतौर पर राहुल गांधी या गांधी फैमिली की प्रेजेंस मिस की गई। उसके पीछे क्या कोई खास वजह रही? ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, या कांग्रेस पार्टी जिसे लेकर कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा ये विड्रॉल था? आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? विनीता पारेख हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनीता जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये मेगा रोड शो, 54 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, ये दूरी, 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो इसमें कवर की जाएंगी और ज्यादा सीटों पर इसके इम्पैक्ट की बात एक्सपर्ट्स इस वक्त कह रहे हैं। सबसे पहले गुजरात में जो पॉलिटिकल पिक्चर है और ये जो परसेप्शन की वॉर है जिसमें तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त, क्या बीजेपी खुद को एक क्लियर लीडर के तौर पर यहां एस्टैब्लिश करते हुए आपको दिखाई दे रही है, कम से कम परसेप्शन के लिहाज से? एब्सोल्युटली। और ये जो रोड शो जो एरिया में हो रहा है, अहमदाबाद और अहमदाबाद के आजू बाजू के एरियाज, यहाँ पे बीजेपी का काफी प्रभुत्व है और उनका कनेक्ट नरेंद्र मोदी जी का लोगों के साथ बहुत अच्छा है। इमोशनल कनेक्ट की जो बात करते हैं हम, परसेप्शन जब आता है तो बीजेपी का स्ट्रेटेजी यही रहा है कि इमोशनल अपील थ्रू नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो बहुत ही इफेक्टिव है। अहमदाबाद के आजू बाजू के एरिया जो 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आज मोदी जी गए हैं, वहां पे डेफिनेटली बीजेपी का होल्ड अच्छा है। मोदी जी को यहाँ पे लोग काफी हद तक अपना मानते हैं। थोड़ी सी नाराजगी डेफिनेटली थी एरियाज में कि मोदी जी दिल्ली गए हैं तो हमें भूल गए हैं, तो वो भी फील निकाल रहे हैं। हिम्मतनगर जहाँ पे रुके हुए थे वहां पे बहुत ही थिन मार्जिन, 200 मतलब 700 वोट, 2000 वोट से कम वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 16 है गुजरात में, उसमें से हिम्मतनगर एक रही है। तो लोगों का जो ये कंप्लेन एक लेवल पे था कि मोदी जी दिल्ली गए हैं, हमारे मोदी जी थे वो दिल्ली गए जाके हमें भूल गए हैं, वो पूरा का पूरा थोड़ा सा नाराजगी दूर करने का कोशिश है। ये पूरा जो रोड शो है हर जगह पे कनेक्ट किया है। शाम को 5 बजे से लोकल लीडर्स लोगों के साथ यही रूट पे कनेक्ट कर रहे थे और काफी इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स रहा है लोगों का इसलिए। अरे मैं यहाँ पर विनीता जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि ये हम बार बार एक फैक्ट है जिस पे मैं बहुत ज्यादा बात कर रही हूँ, वो है 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, बहुत लंबा रोड शो है। गुजरात में हिस्ट्री के लिहाज से भी बात की जाए, सूरत में भी 30+ किलोमीटर्स का रोड शो किया था, अभी ये 54 किलोमीटर्स का ये रोड शो। क्या गुजरात में लॉन्ग रोड शोज के, इस तरह के लंबे रोड शोज की कोई हिस्ट्री है या इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए? नहीं, आप दे सकते हैं इनको क्रेडिट। और हालांकि ये बीजेपी एज अ पार्टी ये नहीं कह रही है कि इतना लंबा रोड शो है वो, और ना ही तो उन्होंने सूरत के रोड शो को पूरा लंबा रोड शो कहा है। वो आज भी यही कर रहे हैं कि हम इतनी गए हैं, लोगों को पता चल रहा है कि मोदी जी इधर से गुजर रहे हैं तो अपने आप उमट के आ जाते हैं और रोड शो कन्वर्ट हो जाता है। सो व्हाट द नैरेटिव फ्रॉम बीजेपी इज कि हमने ये रोड शो नहीं किया है, मोदी जी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपने आप रोड शो कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये उनका 50 किलोमीटर्स का रूट था जो जस्ट बिकॉज लोगों को पता चला कि मोदी जी जा रहे हैं तो ये रोड शो बन गया।
ठीक है, मेरे सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ हैं और डीके दुबे जी भी हमारे साथ हैं। डीके दुबे जी, यहाँ पर एक तरफ हम परसेप्शन वॉर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ग्राउंड पर जो रियलिटी है, ट्रेडिशनल फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस 27 साल में जो काम नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी उसे कर दिखाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री को और उसकी ग्राउंड पर प्रेजेंस को, खासतौर पर सूरत और जो उसके एडजॉइनिंग एरियाज है वहां पर कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो कांग्रेस का अपना वोट है वो खसक रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस अंदरूनी रूप से वहां बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने चुनाव का मोड बदला है। और मोड बदलने का मतलब ये होता है कि जो वो पहले जिस तरह से चुनाव लड़ते थे, उनको लगता है कि ऐसे चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी को पिछले 20 वर्ष से तो नहीं छू पा रहे हैं, आगे छू नहीं पाएंगे, इसलिए वो इंटरनली उस पर काम कर रहे हैं। अब लेकिन जब चुनाव कभी भी होता है, दो पहलवान मैदान में खड़े होते हैं, तो चाहे वो तगड़ा पहलवान हो या कमजोर पहलवान हो, दोनों के लिए ही जनता तो वही होती है। इसलिए इस समय आम आदमी पार्टी चूंकि सामने हाईलाइट होकर आ रही है, इसलिए एक फाइट दिखाने की कोशिश हो रही कि नहीं, इनके बीच में हकीकत तो यही है कि कांग्रेस और बीजेपी का ही वहां पर चुनाव है। जहां तक जो मेरे संपर्क हैं, जो मैं रिपोर्ट्स वहां की देख रहा हूं, उसके अनुसार आम आदमी पार्टी लड़ सकती है, लड़ रही है, डेमोक्रेसी है, उसमें लड़ा जा सकता है, स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और वो अपने कैंडिडेट वहां खड़े करने में सफल हो गए, ये भी उनकी उपलब्धि है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि उनका बेस है, जैसा अभी पीछे बात हो रही थी कि चुनाव लड़ने के लिए कैडर की जरूरत पड़ती है, और कैडर जो है, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के पास वहां कैडर है। कैडर बीजेपी और कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के कैडर को जिस दिन कोई भी पार्टी वहां ले पाएगी, जैसे ममता बनर्जी कांग्रेस का कैडर ले गई, या बहुत सारे स्टेटों में कांग्रेस का कैडर लेकर रीजनल पार्टी खड़ी हो गई, तो कांग्रेस का कैडर जिस दिन वो ले जाएंगे, उस दिन वो पार्टी बनाम भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा का अपना कैडर है और कांग्रेस का अपना कैडर है, इसलिए कैडर बेस्ड चुनाव है ये। और खासतौर से गुजरात में जो आप रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं, वो गुजरात में बहुत सफल नहीं हो पाता, लेकिन स्टेटमेंट तो पूरे देश में ही चलता है, मीडिया तो पूरे देश में ही चलाती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर पाएगी। लड़ जरूर रही है, सामने है, और कुछ ना कुछ करेंगे भी, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन उसका परिणाम में उसके परिणाम कुछ निकलेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। इसलिए चुनाव तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होने वाला है मेरी नजर में। विनीता जी, यहाँ हमने देखा कि जिस नैरेटिव की शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट के साथ, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, और फर्स्ट राउंड की वोटिंग आते आते बात होने लगी 2002 के दंगों के जिन पर, सबक सिखाने पर, आफ्ताब पर, लव जिहाद पर, यूसीसी पर, और फिर अब शब्दों के इस्तेमाल पर आकर यह बहस तेज हुई। क्या जनमानस के लिए, जो गुजरात का वोटर है, उसके लिए ये वो ट्रिगर था जिसकी बात बीजेपी करती है कि नरेंद्र मोदी का अपमान कांग्रेस पार्टी को हर बार भारी पड़ा है? देखिए, ये तो मेरे ख्याल से बीजेपी का नैरेटिव है, तो मैं एग्री या डिसएग्री नहीं करूंगी, लेकिन इमोशनलिज्म पे आ गए हैं। एंड यस, गुजरात का वोटर इमोशनल है। यहाँ पे बीजेपी का स्ट्रेटेजी टू प्रोंग्ड रहा है, एक तो इमोशनल अपील करो और दूसरा होप दो। So hope and emotional appeal has been the two planks जिसपे बीजेपी कर रही है। तो कांग्रेस एक कांग्रेस पार्टी की तरह आ रही है और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रही है। आप एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट भी बीजेपी का देखें तो उन्होंने यही कहा कि एक आम आदमी आके बोल रहा है कि ये मेरी और नरेंद्र भाई की सरकार है, उनका श्रम और मेरा विश्वास। So they are not going कि हमने डेवलपमेंट में ये 5 साल में ये किया। वो बोल रहे हैं कि हमने तो कर ही दिया है, आपने हमें भरोसा दिया, वी हैव वर्क। हम क्या क्या कर रहे हैं वो कोई भी डिटेल में बीजेपी गया ही नहीं है। और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक हम पे और नरेंद्र मोदी जी पे होप रखो। So फेस के साथ लिंक करना इज व्हाट बीजेपी स्ट्रेटेजी इज, और हमने काफी कर दिया है वो दिखाने के लिए। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। बीजेपी नहीं, लेकिन बीजेपी के जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने इतना काम किया है तो फिर आपको राम मंदिर पर जाने की जरूरत क्या है? आर्टिकल 370 की बात क्यों कर रहे हैं? आफ्ताब की बात क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी में सद्दाम हुसैन क्यों दिखता है? यूसीसी पर आप क्यों जा रहे हैं?
यही बीजेपी ये कह रहा है कि हम आए ही इसी प्लैंक पे हैं और हमने जो बोला वो कर दिखाया। तो वो इमोशनल कनेक्ट डेफिनेटली है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम इसी प्लैंक पे आए थे और ये हमने कर दिखाया। इट इज अ टू वे अपील दैट बीजेपी इज डूइंग। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल अपील नहीं कर रहे हैं कि भाई राम मंदिर और हिंदू वोट बैंक को फुसलाना चाहते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने जो बोला करके दिखाया, विश्वास रखो, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास किया है और भी करो। So it is a two-way strategy that they are doing with repeating these points. राम मंदिर बोला कर दिया, यूसीसी बोला कर दिया, 370 बोला कर दिया। सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि ये चीजें हैं, ये बोल रहे हैं कि बोला और कर दिया, तो भरोसा रखो एंड आगे भी करेंगे। सो वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड होप एंड विश्वास रखो। ये बीजेपी कह रही है, बीजेपी आपने कहा कि ये स्ट्रैटेजी है बीजेपी की। रविंद्र, यहाँ पर सवाल ये होगा, बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी है कि हमने ये बोला और हमने ये किया, प्रधानमंत्री का अपमान भारी पड़ा है कांग्रेस पार्टी को। जो वोटर है, जो जनता है, क्या उसमें उन अपशब्दों पर बात हो रही है जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा यूज किए गए? क्या उसे वो इमोशनली हर्ट इस वक्त फील कर रहा है? ग्राउंड पर आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? उनकी वो इस पर कितना डिस्कशन या चर्चा कर रहे हैं? ये मुझसे सवाल है? जी 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 रविंद्र, आप ही से सवाल है। देखिए, जो लोगों से हमने, अगर आज की बात छोड़ दे, रोड शो की बात छोड़ दे, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं या फिर यहाँ से अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर जो गए हैं, काफ़ी जगह पर हम लोग गए हैं या हमारे सहयोगी लोग गए हैं, आपने दिखाया भी है दर्शकों को, तो उसमें सबको यही करना है कि बीजेपी जो डेवलपमेंट का काम किया है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलपमेंट का जो काम किया, ये सिलसिला आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालांकि यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात होगी कि 2017 में बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें हुई थी। जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से चले गए, जाहिर सी बात है एक बड़ा वैक्यूम लीडरशिप का यहाँ पर क्रिएट हो गया था। आनंदीबेन को बनाया, लेकिन वो जो सेकंड रैंक का जो लीडरशिप था वो आपस में एक दूसरे को कह सकते हैं कि लड़ाई हो रही थी, सियासी तौर पर हो रही थी। उसका खामियाजा हुआ आनंदीबेन, उसका विजय रूपानी, अब भूपेंद्र पटेल। लेकिन बीजेपी के अब जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे निगरानी कर रहे हैं और यहाँ पर अमित शाह हो, ये दोनों की निगरानी में हो रहा है। तो इसलिए जो यहाँ के जो लीडरशिप है उनके बीच का जो सियासी टकराहट थी वो सतह पर नहीं आ पा रही है। हालांकि एक बात और खास करने वाली है, बीजेपी के लिए एक परेशानी हो सकती है आगे चलकर कि आज तक गुजरात में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो बागी होते थे पार्टी के, उनको एक बार कहा जाता था, उनसे बात की जाती थी तो वो बैठ जाते थे। इस बार दर्जनों ऐसे बागी खड़े हैं, बार बार उनसे अपील भी की गई, लेकिन उसमें कई जो कुछ ताकतवर भी अपने सीट में वो खड़े हैं। ये आगे चलकर बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि ऐसा भी गुजरात में कभी देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं हर तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी जो है रणनीति हर फेल हो जाती है विपक्ष का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मोर्चा संभालते हैं, खासकर गुजरात में। विनीता जी, आज तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना यह था नरेंद्र मोदी तो 2017 में भी थे, हालांकि उस समय पाटीदार आंदोलन की वजह से बीजेपी थोड़ा सा वीक विकेट पर थी, स्टिकी विकेट पर थी। लेकिन दोनों पार्टीज की ट्रेडिशनल फाइट की अगर यहाँ पर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये फाइट रही है। एक तरफ हमने कारपेट बॉम्बिंग देखी है, हमने ये भी देखा कि सीएम्स बदले गए, हमने ये भी देखा कि कैबिनेट चेंज कर दिया गया, हमने ये भी देखा कि सिटिंग एमएलएज में बदलाव किया गया, ये बीजेपी की कैंपेन। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की कैंपेन को आप कैसे देखेंगी? राहुल गांधी ने सिर्फ 2 सभाएं की, गांधी फैमिली के दूसरे मेंबर्स दिखाई ही नहीं दिए वहां पर। स्टार कैंपेनर के लिहाज से कांग्रेस पार्टी में थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स देखे, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा। कांग्रेस पार्टी ने इस बार बहुत ही मेरे ख्याल से अलग से रणनीति की है। वो स्टार कैंपेनिंग में जा ही नहीं रही है, स्टार पावर नहीं किया है उन्होंने, बहुत ही समझदारी से इस बार टिकट्स बांटी है। तो लोकल लीडर्स को ही स्ट्रेंथ बनाया है और बोला है पार्टी हमको कोई भी फेस चाहिए नहीं, कोई मुखौटा चाहिए ही नहीं प्रमोट करने को। और उन्होंने ऐसा कोई भी कैंपेन नहीं किया एंड आई थिंक इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक कि कोई भी आपको सो कॉल्ड स्टार्ट कैंपेनर कांग्रेस के नहीं दिखे। उन्होंने लोकल लीडर्स को बोला कि आप
ग्राउंड लेवल पे जाओ, दे आर यूजिंग दिस टेक्निक कॉल्ड खाटला पंचायत। सो वो घर जाके गुजराती में खाटला जो होता है वो गांव में बाहर रख के उसमें बैठ के सब बातें करते हैं। सो दे आर सेइंग कि खाटला पंचायत करो। सो दे आर गोइंग फ्रॉम हाउस डोर टू डोर कैंपेनिंग का सिंबल बना दिया है उन्होंने, और वैसे किया है। वी डू नॉट वांट स्टार कैंपेन, वी वांट इंडिविजुअल कनेक्ट, एंड द पीपल हु आर कनेक्टिंग शुड गो डायरेक्टली टू द पीपल, और वो भी सोशल मीडिया से नहीं, उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पे जाके कनेक्ट किया है। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी विच दे आर होपिंग विल वर्क फॉर देम। तो इस बार आपने डिसकंटेंट भी कांग्रेस में थोड़ा सा यूजुअल जो होता है 12 या 17 में हमने देखा था, उसे इस बार थोड़ा सा डिसकंटेंट भी कांग्रेस के टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा सा कम दिखा। तो उनकी बिल्कुल रिवर्स स्ट्रेटेजी है बीजेपी से। नो स्टार कैंपेनिंग, नो सोशल मीडिया ब्लिट्स। जो आपने बोला कि कल ही रावण और ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए गए, काफी 10-12 शब्द अलग किए गए, तो आज लोग भी अब ग्राउंड में जा रहे थे तो लोग ये बोल रहे थे कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। So these kind of responses on social media as well as that is what is you are seeing in BJP. Congress is saying no such things. हम घर घर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से एश्योरेंस दे रहे हैं कि अभी कुछ तो चेंज करो। कितना उनको लग रहा है कि बीजेपी के जो लीडर्स है वो लोगों को भूल गए हैं। नरेंद्र मोदी भी दिल्ली जाके गुजरात को भूल गए हैं, वो कैपिटलाइज कर रहे हैं खुद घर जाके। नो स्टार कैंपेन, हम आपके साथ हैं, हम स्टार्स नहीं, हम आप ही में से हैं, ऐसा मैसेज। और कांग्रेस पार्टी कहीं पे भी मुखौटा नहीं दिया है किसी भी लीडर का कांग्रेस ने कहीं पे भी। डीके दुबे जी, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, हालांकि मुद्दों के लिहाज से मोरबी को लेकर काफी चर्चा हुई, मोरबी को लेकर क्या बीजेपी को किसी तरह का नुकसान होता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, फिलहाल तो अभी कोई नुकसान ऐसा, हालांकि वो घटना ऐसी है जो हृदय को भेद देती है, लेकिन मुझे नुकसान के रूप में वो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस का लीडर है कौन? वो लीडर उतारे तो उतारे किसको? क्योंकि राहुल गांधी जब भी उतरते थे तो वो मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी दिखाई देने लगता था, और राहुल गांधी कहीं बैकफुट पर चले जाते थे तो पूरी की पूरी पार्टी कहीं पीछे चली जाती थी। इसलिए उन्होंने इस बार की स्ट्रेटेजी ये बनाई कि नहीं, हम कोई लीडर ऐसा उतारेंगे नहीं, लेकिन जो लीडर उतरे भी, जैसे रावण शब्द का इस्तेमाल कर दिया या बहुत सारे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही वो उनकी तरफ ही बॉल फेंक देते हैं, और जब उनकी तरफ चली जाती है तो वो उस पर सिक्सर लगा देते हैं। तो अभी उनको ये समझ में आने लगा कि भैया चुप रहने में ज्यादा भलाई है, बोलने से अच्छा चुप रह के मैन टू मैन कांटेक्ट करो और वहां से वोट निकालो। आम आदमी पार्टी के पास चूंकि कैडर नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी तो वो कैंपेन उसी तरह की कर रही है कि वो भाषणबाजी में विश्वास कर रहे हैं, नीचे जाने के लिए उनके पास क्या है पता नहीं, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से नीचे की तरफ जा रही है। और ये तो पक्की बात है, पिछले 20 साल का इतिहास है कि प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को जिस किसी भी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल ने सीधा सीधा कटघरे में खड़ा किया है, उसने अपनी अपहानि की है। प्रधानमंत्री जी को तो उन्होंने खिलाया ही है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया जो हमारे देश के मस्तिष्क में रहता है, उसके अनुरूप हुआ ही है। इसलिए अभी कांग्रेस उस सारे प्रकरण से बचने की कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है ये उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी है चुनाव लड़ने की। कांग्रेस जो जैसा बताया जा रहा था, बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने इस बार स्ट्रैटेजी बदली है। तो राहुल गांधी, ये भी सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी से प्रचार के लिए कहा जा रहा था, राहुल गांधी ने अपने कुछ सलाहकारों की सलाह मानी, जिसमें कहा गया था कि आपके जाने से शायद पार्टी का वहाँ फायदा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप चेहरा हो जाएंगे कांग्रेस का। तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस जमीन पर काम की है, उसका अपना वोट बैंक है, वोट प्रतिशत है। लेकिन रविंद्र, उसके बाद बीजेपी ने ये कहा कि वो हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ बैट्समैन है। इलेक्शन हो रहा है हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, और राहुल गांधी घूम रहे हैं साउथ में और जा रहे हैं महाराष्ट्र। तो जहां जिस पिच पर उन्हें खेलना चाहिए उस पर तो वो खेल ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ पैडेड अप हैं, बैट एंड पैड लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आप याद करिए कि लाल कृष्ण आडवाणी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, उन सब का कहना था कि हमारे दीपक जो जनसंघ का प्रतीक था, वो जब चुनाव में हम लोग खड़े होते थे, जब किसी प्रत्याशी का जमानत जब्त नहीं होता था तो हम लोग उसको सेलिब्रेट करते थे।
हम लोग खुशियां मनाते थे, जीत की हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हम लोग 50 साल लगे रहे और अब सरकार में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हार की डर से अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप नेता नहीं दिख रहे हैं अपनी पार्टी का, तो ये आपकी कमजोरी है। ये सियासत में ये आपकी कमजोरी होती है। बीजेपी 2 पर सिमट गई थी, आज पिछले 8 साल से सत्ता में है, तो कहीं सियासत में होती है। और ये आरोप लगता है राहुल गांधी हो या कांग्रेस पर कि 8 साल से सत्ता में नहीं है, तो वो अब ये सोच के चल रहे हैं कि आगे हम सत्ता में कब आएंगे, अभी क्यों मेहनत कर रही है। लेकिन ये उनको लेना चाहिए लाल कृष्ण आडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शख्सियतों से, जो हार के बावजूद, लगातार हार के बावजूद ये चुनाव पर चुनाव लड़ते थे। प्रचार के साधन नहीं थे, पैसे नहीं थे, साइकिल से प्रचार होता था, लेकिन लगातार वो प्रचार करते रहे। और आज के हालात में यह है कि वो जो उन्होंने बीज जो बोया था, आज कितना वट वृक्ष बन गया है बीजेपी का। तो राहुल गांधी हो, सही बात है, राहुल गांधी हार के डर से या वोट कट जाएगा उनके जाने से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और कैंडिडेट का प्रचार नहीं कर रहे हैं। सियासत में इसको बहुत ज़्यादा सियासी अक्लमंदी नहीं कहा जा सकता है। उनको यहाँ पर आना चाहिए था, मैदान में डटना चाहिए था। ठीक, और यही 8 तारीख का इंतजार करना होगा। कांग्रेस पार्टी की ये स्ट्रैटेजी फ्लॉप साबित होती है या मास्टर स्ट्रोक, 8 तारीख को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 54 किलोमीटर लंबा ये रोड शो अपने समर्थकों और फॉलोअर्स के बीच 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये होता हुआ, और सीधे तौर पर ये माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 30 सीटों पर इसके प्रभाव को देखा और महसूस किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।